पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में जानकारी दी थी कि यूनिवर्स या ब्रह्मांड कितना व्यापक, कितना बड़ा होता है। इसको देखने के बाद एक स्टूडेंट्स ने, एक विद्यार्थी ने यह जानने की कोशिश की कि स्पेस में टू सेलेस्टियल बॉडीज मतलब दो आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी या अर्थ से स्टार की दूरी या सन की डिस्टेंस, ये सभी दूरियां हम कैसे निकालते हैं। हम कैसे निकालते हैं का मतलब है कि वैज्ञानिक कैसे निकाल देते हैं। बता दिया कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। वास्तव में लगभग 14 करोड़ 96 लाख के आसपास है। ठीक है, राउंड फिगर में हम 15 करोड़ बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे ही चंद्रमा की दूरी वैज्ञानिकों ने बतला दी 3,84,000 किलोमीटर है। ये दूरियां वैज्ञानिक कैसे निकालते हैं, इस पर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो सेलेस्टियल बॉडी या स्टार या कोई भी प्लेनेट की डिस्टेंस हम अर्थ से कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए कई विधियां हो सकती हैं। इनमें से सबसे पहले हम आप लोगों को कुछ आसान विधियां बतलाएंगे। जैसे अपने सोलर सिस्टम के लिए हम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम राडार मेथड का यूज करते हैं और राडार मेथड यूजफुल अपने सोलर सिस्टम के लिए रहती है। वैसे जितनी भी हम मेथड बतलाएंगे उन सभी की कुछ ना कुछ लिमिटेशन जरूर होती हैं। मतलब एक निश्चित लिमिट तक ही वो कारगर होती हैं, उसके बाद हमें कुछ दूसरी मेथड का सहारा लेना पड़ता है। और एक बात, ये जो हम डिस्टेंसेस फाइंड करते हैं ये डिस्टेंसेस अप्रॉक्सीमेट होती हैं। ठीक है, किसी किसी मेथड में यह बहुत एक्यूरेट भी हो सकती है और ज्यादातर में क्या होती है, अप्रॉक्सीमेट होती है। मसलन अगर हम राडार मेथड का यूज करते हैं तो राडार के बारे में हमें समझना चाहिए। राडार सिस्टम होता क्या है। राडार बिल्कुल शॉर्ट में बतलाया जाए, अगर हम अपनी क्लास को बहुत ज्यादा लंबा ना खींचें तो बिल्कुल संक्षेप में बताएंगे हम कि राडार सिस्टम में जो माइक्रोवेव होती हैं, माइक्रोवेव का मतलब क्या हुआ, माइक्रोवेव टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं उनके जो टाइप हैं उनमें से जो 6वें नंबर का टाइप होता है, 6 टाइप कहलाती है, वो है माइक्रोवेव। तो ये माइक्रोवेव बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोला जाए तो फिर इसका मतलब होगा कि उसकी वेलोसिटी वही होगी जो लाइट की है, क्योंकि लाइट भी क्या है, अपने आप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है। ठीक है, अंतर क्या होता है, अंतर यह होता है कि जो माइक्रोवेव है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, वेवलेंथ ज्यादा है, इसका मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, जो माइक्रोवेव्स होती हैं उनको हम अधिक दूरी तक भेज सकते हैं। देखें, इसका तरीका जो होगा बहुत आसान होगा। यहां पर अगर हम समझें, ये देखिए, जैसे देखें इस डायग्राम में ये है अर्थ। अगर हम अर्थ से मून की डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो यहां से हम अर्थ से मून तक राडार सिस्टम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ट्रांसमिट करेंगे, भेजेंगे, और चंद्रमा पर जाएंगी वो, और उनसे रिफ्लेक्ट होकर के वापस कहां पहुंच जाएंगी, अर्थ में पहुंचेंगी। इस राडार सिस्टम को समझने के लिए जो सेना में इसका यूज किया जाता है उसकी सेम टू सेम वही मैकेनिज्म होती है। जैसे मान लो कि किसी शत्रु देश का यान हमारे देश की तरफ उड़ान भर रहा है
तो हमारे डिफेंस का राडार सिस्टम एक्टिव हो जाता है और उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाती हैं और उस यान से टकरा के रिफ्लेक्ट होकर के हमारे पास आ जाती हैं। अब जाने में और आने में कितना वक्त लगता है ये हमें पता हो जाता है, यहां से हम भेज रहे हैं, ठीक है। तो जाने में और आने में जो लगा समय, साथ ही साथ हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड पता है, तो ये रिलेशन बना सकते हैं। ये देखें रिलेशन है वेलोसिटी v इज इक्वल टू रिलेशन v इज इक्वल टू डी अपॉन टी। इसमें d क्या है, डिस्टेंस है, और t क्या है, ट्रेवलिंग टाइम है, और v क्या है, वेलोसिटी। तो यहां पर v के बदले हमें क्या लेना पड़ेगा, c, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, c होती है। इस प्रकार से ये हो जाएगा d इज इक्वल टू c इंटू टी। अब c क्या है, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड इंटू टी। इसको चाहें तो किलोमीटर में अगर लिखना है तो 3 lakhs लिख सकते हैं। ये देखिए इंटू टी। अब जितना भी टाइम लगा हो उसका इस 3 lakhs में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अपनी अर्थ से उस प्लेनेट की या सैटेलाइट की डिस्टेंस आ जाएगी। तो हम अर्थ से जिसकी भी डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, जिस भी प्लेनेट की सोलर सिस्टम में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अर्थ से। ये देखिए मान लो यहां पर है ये देखें, ये मरकरी है, ये वीनस है। अगर हम देखें यहां से, देखिए अर्थ से हमने वीनस में भेजा, जाने में और आने में वक्त निकालना अपन को। जहां से भी अपन को भेजना है, ये देखिए अर्थ से, ये क्या है, ये है जुपिटर, ठीक है। वहां भेजा अपन ने, रिफ्लेक्ट होकर के ये माइक्रोवेव्स वापस आएंगी, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वापस आएंगी, और ट्रेवलिंग टाइम हम काउंट कर लेंगे, मतलब टाइम इसमें इंपॉर्टेंट होगा। ये जो टी लिखा हुआ है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और उस टी का मल्टीप्लाई हम किस में कर देंगे, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर में। तो जो भी आएगा वो उनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। ये सबसे आसान तरीका हुआ, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें पूरा सिस्टम चाहिए, राडार सिस्टम चाहिए, ठीक है, तभी हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। चलिए अब इसके बाद अगर हमें अर्थ से सन की डिस्टेंस निकालनी है तो हम एक और मेथड का यूज कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा यूज कर सकते हैं। देखते हैं, ये देखिए इसमें हमने ये डायग्राम बनाया हुआ पहले से। ये देखिए ये अर्थ है और ये है सन। हम क्या करेंगे, यहां पर अर्थ में 2 पॉइंट चूज कर लेंगे। एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है। ये 2 पॉइंट लिए हमने, और सन को हम बोल देते हैं एस, ठीक है। ये हमारे 3 पॉइंट हैं, और ए और बी की डिस्टेंस हमें पता होगी। ये डिस्टेंस है, हमने क्या लिख दी, मान लो डी लिख दी, ठीक है। अब सन से अर्थ की डिस्टेंस ये हम क्या मान लेते हैं, थोड़ा देर के लिए इसको एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स। तो ये 2 पॉइंट लेंगे हम। सबसे पहले ए पर देखेंगे और सन को देख करके, सीध मिला करके और देखते हुए दोनों को, और यहां पर कुछ ना कुछ अपन वहां पर पॉइंट बना देंगे। और इसके बाद ये लाइन हमने ड्रॉ की, और दूसरी लाइन बी पर सिमिलरली वैसी ही लाइन लेंगे, और फिर सन को सीधे मिला करके और फिर लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इनके बीच का जो एंगल है उसको क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, ठीक है। ध्यान देने की एक बात यह है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच की जो दूरी है, स्मॉल डी जो लिखी हुई है, ये वास्तव में इस डिस्टेंस के मुकाबले बहुत ही निग्लेक्टेबल है, क्योंकि सन की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है अर्थ से। इस वजह से यहां पर चाहे हम डिस्टेंस एस से डी तक की निकालें, चाहे एस से ए की निकालें, एस से बी की निकालें, वो लगभग एक जैसी ही मानी जाएगी। समझ रहे हैं। अब यहां पर एक फार्मूला हम यूज करते हैं। ये फार्मूला होता है यहां पर एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल कितना लिया गया है, थीटा लिया गया है। आर्क मतलब क्या हुआ, ए से बी की डिस्टेंस हो जाएगी अप्रोक्सीमेट, ठीक है। ए बी का मतलब कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा।
और रेडियस का मतलब क्या हो जाएगा, एस से अर्थ की डिस्टेंस मतलब क्या ली जाएगी, एक्स ले ली जाएगी। अब यहां पर हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी अपॉन थीटा। ये देखिए ये डिस्टेंस हमें पता है क्योंकि अर्थ में ही है ये, तो डी पता होगा। और इन दो पॉइंट्स की मदद से यहां पर हमें एंगल को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये एंगल फाइंड करना मतलब आसान नहीं होता है, हम घर में आसानी से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ये वाले जो एंगल आते हैं ये बहुत लगभग लगभग ये अप्रोक्सीमेट 90 के आसपास आते हैं, क्योंकि ट्राइंगल देखिए एस ए बी, एस ए बी, तो एक ट्राइंगल बनता है और ट्राइंगल के तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये वाला जो एंगल होता है लगभग लगभग 89.9999 और ये वाला भी लगभग इतना ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। ठीक है, हमें डिग्री में यह वैल्यू नहीं मिल पाएगी। 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट और 1 मिनट हो जाता है 60 सेकेंड। ठीक है, तो ये जो एंगल आएगा वह हमें सेकेंड में लेना पड़ेगा। ठीक है, वो सामान्य प्रोटेक्टर से हम इसका मेजरमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन फिर भी फिजिक्स कहती है कि ये एंगल फाइंड करना है आपको, मतलब फाइंड करना है, उस थीटा की मदद से ही हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर थीटा पता नहीं होगा तो फिर x की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर और भी आप देख सकते हैं ए बी, और अगर हम यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं बीच वाला ये सी। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या ले लेते हैं हम, सी ले लेते हैं, ये पॉइंट सी है। और इस पॉइंट में हम देखते हैं कि यहां पर एंगल कितना है, 90 है। कितना है, 90। तो आप चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट ऐसा भी निकाल सकते हैं। देखिए एस सी बी, ये हो जाएगा अल्फा और ये 90 है। ठीक है, तो इसमें आप 10 लगा करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यह मेथड यूज की जाती है और इसमें थीटा का इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो सेकेंड मेथड ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और अगर सन की डिस्टेंस निकाली जाएगी तो यह डिस्टेंस लगभग लगभग कितना, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 14 करोड़ 96 लाख कुछ अप्रोक्सीमेट आएगी मतलब ये। ठीक है, लेकिन एवरेज पूरा राउंड फिगर में हम बोल देते हैं कितना, 15 करोड़। ठीक है, वैसे भी क्या है डिस्टेंस चेंज होती है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो अर्थ है सन के अराउंड एग्जैक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन नहीं करती है, बल्कि कैसी करती है, वो उसका जो पाथ होता है वो कैसा होता है, ये एलिप्टिकल होता है, द्विवृत्ताकार होता है, और इसमें सन एक उसकी न्यूक्लियस में होता है, नाभिक में होता है। ठीक है, और ये देखिए अर्थ ये इस प्रकार से चारों तरफ मूव करती है, कभी डिस्टेंस कम होती है, कभी डिस्टेंस क्या होती है, थोड़ा ज्यादा होती है। तो ये डिस्टेंस जो बोली जाती है हम बोलते हैं लगभग 15 करोड़, मतलब 15 करोड़ डिस्टेंस होती है। वो लगभग वो जो भी होती है वो एवरेज डिस्टेंस है वो। ठीक है, इस प्रकार से ये सेकंड मेथड है। अब अगर हमें अर्थ से किसी स्टार की डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो उस स्टार की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम पैरालैक्स मेथड का यूज कर सकते हैं। चलिए इसमें क्या करते हैं देखते हैं। उसमें लगभग यही रहेगा लेकिन थोड़ा सा चेंज आएगा, उसको समझना है। ये देखिए इसमें हमने फिर से ये पॉइंट बनाए हैं, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। ठीक है, और ये है स्टार एस। ठीक है, तो इसके लिए वही बात लेनी पड़ेगी। यहां पर बीच में ये डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, डी, मतलब ए से बी की डिस्टेंस क्या मान ली गई है, बताएं, डी मान ली गई है। अब हमें क्या करना है कि जिस स्टार की डिस्टेंस अर्थ से फाइंड करनी है, हमें क्या करना पड़ेगा, उस स्टार को हम देख करके आसमान में फिक्स कर लेंगे कि इस स्टार की डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है।
अब इस पॉइंट ए पर हम खड़े होकर के स्टार को देखेंगे और स्टार के ऊपर सीध मिला करके एक अनदर स्टार और देखेंगे, हम दूसरा स्टार देखेंगे, ठीक है। और इन तीनों पॉइंट्स को हम एक लाइन में बना लेंगे, पूरी एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, ठीक है। पैरेलैक्स का मतलब क्या है? पैरेलैक्स का मतलब होता है कि अगर टू ऑब्जेक्ट हमारी आई से अलग अलग डिस्टेंस पर होते हैं तो उनमें पैरेलैक्स होता है, ठीक है। जैसे यहां पर मान लो ये दोनों के दोनों अगर एक सीध में है तो ये, लेकिन ये हमारी आई से अलग अलग डिस्टेंस पर है, ये कम डिस्टेंस पर है और ये ज्यादा डिस्टेंस पर है। तो अगर हम ए से इसको देखेंगे और अपनी आई को लेफ्ट या राइट करेंगे तो ये वाला स्टार हमको दिखाई देगा, मतलब अलग हो जाएगा। और अगर हम सीध मिला के देखेंगे तो इसमें ये वाला स्टार ढक जाएगा। तो हमको क्या करना है? इस वाले स्टार को इस वाले स्टार से ढक लेना, कवर्ड कर लेना है, ठीक है। आप नॉर्मली आप इसका प्रैक्टिकल घर में भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपने कई बार देखा होगा, एक पेन हाथ में ले लें, सामने एक इलेक्ट्रिक पोल है, लाइट का खंबा है, और आंख के सामने इस पेन को रखिए और लाइट के खंबे के सामने करिए, और ये पेन से आप खंबे को ढक सकते हैं, ठीक है। मतलब दोनों के दोनों किस में आ गए? एक सीध में आ गई। और लेकिन जब हम आंख को दाएं या बाएं करेंगे तो क्या होगा? वो पोल हमको अलग डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई देगा। ये कौन सी घटना है? ये कहलाता है पैरेलैक्स, हिंदी में इसको लंबन कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसी बात का यूज किया जा रहा है। तो यहां पर स्टार एस है और पीछे दूसरा स्टार देखा, ये सिर्फ अपने यूज करने के लिए डिस्टेंस इसकी फाइंड करनी है, हमें समझ रहे हैं। तो यहां से हमने इनको सीध में लाया और मिला करके इस पॉइंट पर निशान बना दिया। सिमिलर हम पॉइंट बी पर भी लेंगे और एक इस स्टार के साथ में फिर से इस स्टार को देखेंगे और फिर से एक लाइन खींच देंगे। बाकी मेथड वही होगी जो हमने अभी यही पहले बतलाई। मतलब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? इस एंगल को आप थीटा मान लें, ये डिस्टेंस क्या है? डी है। बाकी वही हो जाएगा, आर्क मतलब एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल कितना है? थीटा है, आर्क कितनी है? डी है, और रेडियस मतलब डिस्टेंस हो जाएगी। इसको हम क्या मान सकते हैं? एक्स मान सकते हैं। इस प्रकार से यहां पर एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन थीटा। तो देखा जाए मेथड पिछली वाली ही है, लेकिन यहां पर हम पैरेलैक्स का यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको हम पैरेलैक्स मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अब देखें, इसमें कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि स्टार हमसे कितनी दूरी पर है। अगर ज्यादा दूरी पर है, बहुत ज्यादा दूरी पर है, तो हम इस मेथड का यूज नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें रेड शिफ्ट मेथड का यूज करना पड़ता है। ये रेड शिफ्ट होता क्या है? सबसे पहले हमें यही समझना चाहिए। रेड शिफ्ट जो वर्ड आया है वह आया है डॉपलर इफेक्ट से। अब ये प्रश्न बनेगा, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? तो डॉपलर इफेक्ट समझने के लिए थोड़ा सा अलग से हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। शॉर्ट में हम आप लोगों को डॉपलर इफेक्ट के बारे में बताते हैं, ठीक है। आप एक स्टेशन में खड़े हैं और एक ट्रेन स्टेशन के तरफ आ रही है या फिर जा रही है, ठीक है। दोनों स्थितियां होंगी। अगर ट्रेन हमारे तरफ आ रही है, मतलब हम स्टेशन में खड़े हैं और दूर से ट्रेन हमारी तरफ आ रही है और वह हूटर बजाते हुए आ रही है, वह हार्न बजाते हुए आ रही है। अगर वह हमारे तरफ हार्न बजाते हुए आ रही है तो हमको उस हार्न की जो फ्रीक्वेंसी है वह बढ़ती हुई प्रतीत होगी। सच में नहीं बढ़ेगी, लेकिन बढ़ती हुई प्रतीत होगी। ठीक इसी प्रकार से अगर वह ट्रेन हमसे दूर जा रही है और हार्न बजा रही है तो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती हुई प्रतीत होगी। सच में कम नहीं होगी, लेकिन कम होती हुई प्रतीत होगी। यही घटना, यही फिनोमेनन डॉपलर इफेक्ट कहलाती है। ये हमने साउंड के रेफरेंस में बतलाया, क्योंकि
आवाज का मतलब क्या हुआ, साउंड हुआ, साउंड वेव्स, ठीक है। और ये जो साउंड वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, मतलब अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, जबकि लाइट वेव कैसी होती है, ये अनुप्रस्थ होती है, मतलब ट्रांसवर्स होती है। समझ रहे हैं? मतलब अनुप्रस्थ का मतलब है कि इसमें ये, और जबकि जो अनुदैर्ध्य है वो ये वाली होती है, ठीक है। मतलब जो एयर है वो रेयर होगी, विरल होगी और सघन होती चली जाएगी, ऐसे 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 आगे बढ़ती है, जबकि अनुप्रस्थ का मतलब, ट्रांसवर्स का मतलब ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट दोनों पर लागू होता है, चाहे वो साउंड वेव हो और चाहे वो लाइट वेव हो, ठीक है। अब जैसे हमने इंजन की बात की जो कि हॉर्न बजाता हुआ आ रहा है, अब अगर आपको लगे, यहां पर देखें, अगर इंजन हमारे तरफ आ रहा है, ऐसे ही कोई ना कोई स्टार या गैलेक्सी भी हो सकती है जो कि हमारे तरफ या तो आ रही है या फिर जा रही है, हमारे तरफ आ रही है या जा रही है। इस बात का पता हम कैसे लगाएंगे? हम तो स्टेशन में खड़े थे तो हॉर्न को सुन लिया हमने और दिख भी रहा था हमें, लेकिन इतनी ज्यादा दूरियां होती हैं कि ये अनुमान से काम नहीं बन पाता है, इसमें एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में क्या होगा? एक्सपेरिमेंट में होगा कि गैलेक्सी से या स्टार से आने वाली जो लाइट है, उस लाइट को हम स्पेक्ट्रोग्राफ या स्पेक्ट्रोमीटर में क्या करेंगे, ले करके देखेंगे, ठीक है। और जब देखेंगे हम तो उसमें क्या दिखाई देगा? या तो हमें रेड शिफ्ट दिखाई देगा या फिर ब्लू शिफ्ट दिखाई देगा। अभी भी रेड शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट आपको क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट क्या है यह बात अभी हमने क्लियर ही नहीं की है, ठीक है। इसके लिए हम बतलाते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा और समय दें। जैसे हमने कहा कि एक इंजन स्टेशन में हमारे तरफ आ रहा है, आखिर उसकी फ्रीक्वेंसी हमको ज्यादा प्रतीत क्यों होती है, या जा रहा तो फ्रीक्वेंसी कम प्रतीत क्यों होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हैं? नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में जितनी वेव्स निकलती हैं वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है या आवृत्ति है। तो सपोज करिए कि थोड़ी देर के लिए, एग्जांपल लेने के लिए, 100 फ्रीक्वेंसी निकल रही है पर सेकेंड, समझने के लिए, या n ले सकते हैं अपन। अब वो इंजन पर सेकेंड 100 वेव से एमिट कर रहा, मतलब उत्सर्जित कर रहा है, उससे निकल रही है। तो पास आने पर अगर 100 है तो 100 ही रहेंगी, क्या ज्यादा कैसे हो जाएंगी? ज्यादा नहीं हो सकती हैं। इसको कैसे समझ सकते हैं? चलो कल्पना करो कि एक रूम है, एक लगभग 10 बाई 10 का रूम है, ठीक है। 10 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा एक रूम है, और उसमें 25 लोग बैठे हुए हैं चटाई बिछा करके। कुछ प्रोग्राम होना था और आप दरवाजे के अंदर आते देखते कहीं बोलते हैं अरे यहां तो बहुत ज्यादा भीड़ है। आपको यह रूम कैसा लगेगा? बहुत ज्यादा भरा हुआ लगेगा। दूसरी तरफ अगर 25 लोग एक 100 फीट लंबे और 100 फीट चौड़े हॉल में बैठा दिए जाएं और फिर आप जाके देखेंगे तो कहेंगे अभी तो काफी कम लोग आए हैं। लोग तो 20-25 ही थे, उस रूम में भी थे और उस हॉल में भी थे, लेकिन जहां रूम में बैठे थे तो आपने कहा वहां बहुत भीड़ है, और हॉल में जब देखा आपने तो कहा, क्या बोला? अरे वहां तो अभी बहुत कम लोग आए हैं, जबकि लोग तो कितने थे? 20-25 ही थे। यही हाल होता है, जब इंजन पास आ रहा होता है तो डिस्टेंस कम होती चली जाती है, इसलिए जगह कम मिलती है, तो फ्रीक्वेंसी हमें ज्यादा प्रतीत होती है, अर्थात नंबर ऑफ वेव्स हमको ज्यादा प्रतीत होती है। और जब दूर जाता है तो जगह ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स हमें कम प्रतीत होती है, मतलब वो हॉल वाले एग्जाम्पल बन जाता है। अगर दूर जाता है तो हॉल वाला बन जाता है,
और पास आता है तो छोटे से रूम वाला बन जाता है। ये कारण है कम ज्यादा का। अब डॉपलर ने क्या किया, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन दिया और उसने एक फार्मूला निकाला। वो फार्मूला क्या था, वो फार्मूला को पहले समझें। ये देखिए, डॉपलर का फार्मूला था डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन सी इंटू लैम्डा। ये लैम्डा क्या है, डेल्टा लैम्डा क्या है? ये डेल्टा लैम्डा जो है वह जो फ्रीक्वेंसी, यहां पर देखें हमने वेव लेंथ के फॉर्म में लिखा है ये, ठीक है। वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों अपोजिट होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। इनमें रिलेशन क्या होता है, ये देखिए, देख रहे हैं? अगर यहां कर दें सी अपॉन लैम्डा तो न्यू प्रोपोर्शनेट 1 अपॉन लैम्डा, मतलब न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति है, और लैम्डा क्या है, वेव लेंथ है। ये ऊपर तरफ है और ये नीचे तरफ है, मतलब अगर वेव लेंथ ज्यादा होगी तो न्यू क्या होगा, कम होगा, अपोजिट है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं कि डेल्टा लैम्डा क्या है, डेल्टा लैम्डा जो हमें प्रतीत होती है वेव लेंथ और जो ओरिजिनल वेव लेंथ है, उन दोनों का डिफरेंस है, उन दोनों का क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। तो वो डेल्टा लैम्डा लिख दिया हमने, और लैम्डा क्या है, जो लाइट आ रही है हमारी तरफ उसकी वेव लेंथ है। और भी क्या है, भी है उस जो टारगेट है, जो हमारा मतलब स्टार है, गैलेक्सी है, जो भी है, उसकी वेलोसिटी है v। और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट तो हमको पता है, और लैम्डा हमको पता हो जाता है स्पेक्ट्रोमीटर से देख करके। अब जब हम देखते हैं तो क्या पाते हैं कि अगर कोई स्टार हमसे दूर जा रहा है, थोड़ा अच्छे से समझे, कोई स्टार हमसे दूर जा रहा है, तो जैसे इसको कल्पना कर लें जैसे कि ट्रेन का इंजन दूर जा रहा हो। दूर जाने पर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमें कम प्रतीत होती है। मतलब कोई स्टार अगर दूर जा रहा है, गैलेक्सी दूर जा रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम प्रतीत होगी। फ्रीक्वेंसी का उल्टा है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी मतलब है न्यू। तो अगर न्यू कम प्रतीत होती है तो लैम्डा क्या होगा, ज्यादा प्रतीत होगा, ठीक है। लैम्डा क्या होगा, ज्यादा प्रतीत होगा। अगर लैम्डा प्रतीत होना मतलब डैश, मतलब लैम्डा डैश क्या माना, जो हमको प्रतीत हो, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो लैम्डा ज्यादा है लैम्डा की तुलना में, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मतलब यहां पर क्या है, लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा, देन डेल्टा लैम्डा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा ये, ठीक है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है, वेव लेंथ बढ़ रही हो। वेव लेंथ बढ़ना, बढ़ने का प्रतीक कौन सा है, अगर हम विजिबल लाइट लेते हैं, दृश्य प्रकाश लेते हैं, तो वह होता है बैगनी से लेकर के लाल तक। तो बैगनी की जो वेव लेंथ होती है, वायलेट की जो वेव लेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि रेड की कितनी होती है, 7900 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। इस प्रकार से अगर वेव लेंथ बढ़ रही है तो जो हम स्पेक्ट्रोमीटर में स्पेक्ट्रम देखेंगे, मतलब जो स्टार आ रहा है उसकी लाइट हमने स्पेक्ट्रोमीटर में ली, और स्पेक्ट्रोमीटर में जब हम देख रहे हैं तो हमको एक वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, और उस स्पेक्ट्रम में हम क्या देखेंगे कि वह स्पेक्ट्रम लाल की तरफ विस्थापित हो रहा है, रेड कलर की तरफ विस्थापित हो रहा है। इसको ही हम रेड शिफ्ट कहते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट। ये कब होता है, जब गैलेक्सीज या स्टार हमसे दूर जा रहे होते हैं। और अगर पास आ रहे हैं तो फिर ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव होगी मतलब वेव लेंथ कम होने की तरफ इशारा है, अर्थात जो स्पेक्ट्रम देखेंगे वो ब्लू कलर की तरफ शिफ्ट होगा या वायलेट कलर की तरफ शिफ्ट होगा। इसे हम ब्लू शिफ्ट के नाम से जानते हैं। अब कह तो दिया जाता है कि जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार हो रहा है, फैल रहा है,
उसका रीजन क्या है? जब हम आसमान से आने वाले, स्टार से आने वाले, गैलेक्सी से आने वाले प्रकाश को स्पेक्ट्रोमीटर में लेते हैं और लेने के बाद उसको जब देखते हैं तो उस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जो स्पेक्ट्रम है उसमें रेड शिफ्ट दिखाई देता है, मतलब वह स्पेक्ट्रम लाल कलर की तरफ विस्थापित होता हुआ दिखाई देता है। इससे हम क्या समझते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जितनी गैलेक्सीज हैं, जो स्टार हैं, वो हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। ठीक है, और अगर ये ब्लू कलर में होता तो हम कहते सिकुड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई देता है। एक्सपेरिमेंट में जो किया जाता है, देखा जाता है, तो वह रेड कलर की तरफ ही शिफ्ट होता है, इसलिए कहा जाता है ब्रह्मांड फैल रहा है। अब देखें, बात यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि हमने कहा कि डेल्टा लैम्डा की वैल्यू हमको पता है, लैम्डा की पता हो गई, स्पेक्ट्रोमीटर से देख लिया हमने। सी की वैल्यू पता है हमको, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड। अब बचता है भी, तो सब पूरी वैल्यू लगा दी हमने, भी बचा, तो भी का मान हम निकल आया। ठीक है, इस इक्वेशन की मदद से v की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? ये देखिए, v इज इक्वल टू, ये आ जाएगा डेल्टा लैम्डा इंटू सी और अपॉन लैम्डा। अब ये फार्मूला निकला और यह फार्मूला हमको v की वैल्यू निकाल के बताएगा। ठीक है, अब v की वैल्यू से क्या मतलब है? हमको तो पता होना चाहिए d, डिस्टेंस निकालना है, अर्थ से उस गैलेक्सी या स्टार की डिस्टेंस निकालना है। इसके लिए हबल लॉ का यूज किया जाता है। हबल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पेस के क्षेत्र में और सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में बहुत ही डिटेल में स्टडी की थी। उन्होंने एक फार्मूला दिया था, वह फार्मूला था v इज इक्वल टू एच नॉट इंटू डी। v क्या है? वही वेलोसिटी है, ठीक है, उसी टारगेट की, और d क्या है? डिस्टेंस है, अर्थ से उस टारगेट की डिस्टेंस है, जो भी टारगेट हो, गैलेक्सी हो, स्टार हो। और एच नॉट क्या है? एच नॉट है हबल कांस्टेंट। हबल कांस्टेंट की वैल्यू नॉर्मली अप्रोक्सीमेट 70 के आसपास। ठीक है, ये अलग अलग लैब में अलग अलग इसकी काउंटिंग हुई है। कुछ लोगों ने 69 पॉइंट समथिंग और कुछ जगह 74 के आसपास इसकी वैल्यू बताई गई है। ये होती है किलोमीटर प्रति सेकेंड पर मेगा पारसेक। ये पारसेक वर्ड नया आया। पारसेक क्या है समझते हैं? पारसेक है बहुत अधिक दूरी का मेजरमेंट करने के लिए ये एक यूनिट यूज की जाती है, उस यूनिट को हम पारसेक कहते हैं। देखें, हमारा अंतरिक्ष, हमारा ब्रह्मांड बहुत ही ज्यादा बड़ा है। पिछले वीडियो में हमने बतलाया था, उनकी डिस्टेंसेस किलोमीटर में लिखना बहुत ही ज्यादा असुविधाजनक होगा, क्योंकि इतनी लंबी लंबी दूरियां हैं कि किलोमीटर उनके सामने बहुत ही बौना साबित होता है। इसके लिए मुख्य रूप से 3 यूनिट प्रयोग में लाई जाती हैं। फर्स्ट होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, जिसको हम AU लिखते हैं। AU यहां लिख के बतला देते हैं, 1 AU। ये कितना होता है? ये लगभग वही होता है जो अर्थ से सन की डिस्टेंस होती है, मतलब 14 करोड़ 96 लाख समथिंग, लगभग 15 करोड़ के आसपास मान सकते हैं। ठीक है, दूसरी होती है लाइट ईयर। दूसरी यूनिट होती है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है? लाइट एक वर्ष में जितना ट्रेवल कर लेता है, लाइट एक साल में जितनी ट्रेवल कर लेता है, उतनी डिस्टेंस को हम लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है, और उससे ही बड़ी यूनिट होती है पारसेक। पारसेक क्या होता है? 3.26 लाइट ईयर के बराबर एक पारसेक होता है। ठीक है, तो नॉर्मली ये 3 यूनिट हैं जो आकाशीय दूरी को मापने के लिए यूज में लाई जाती हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड तो अनंत है और ये कुछ निश्चित फार्मूले बतलाए हमने। आप चाहें तो ये वाला फार्मूला इसमें भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट भी एक फार्मूला बना सकते हैं। ये आ जाएगा H नॉट D इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा
c अपॉन लैम्डा, और ये आ जाएगा d इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा इंटू सी अपॉन लैम्डा इंटू एच नॉट। ये देखिए, ये फार्मूला है, इसमें सभी टर्म्स हमको पता है। डेल्टा लैम्डा स्पेक्ट्रोमीटर से पता हो गया है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है ये पता है हमको, लैम्डा भी स्पेक्ट्रोमीटर से पता हो गया है, एच नॉट भी हमको इसलिए पता है। इस प्रकार से अब ये डिस्टेंस आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, इस प्रकार से ये कुछ विधियां हमने बतलाई, इसके अलावा कुछ और विधियां भी हो सकती हैं। तो उम्मीद है आज की इस क्लास में आप लोगों ने सेलेस्टियल बॉडी के लिए, आकाशीय पिंडों की दूरियां मापने के लिए जो विधियां पढ़ी वह आप लोगों को समझ में आई होंगी और आपके उपयोग के हिसाब से जरूर होंगी। अगली क्लास में और भी रोचक टॉपिक लेकर के आएंगे। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में।